Guest of honor entering the Karnataka Now sees the moment platform of Times Now, Vijay Karnataka, Mr. Amit Shah, President of the Bharatiya Janata Party, as he makes his way in, and he's going to come walk up straight up to the dais. Navika and Rahul. This evening we welcome the President of the Bharatiya Janata Party, Mr. Amit Shah, as part of this dialogue. It's obviously a very important occasion. He has taken out time from his campaign. It's an intensive campaign. Some people are saying that it's a very close battle, so we are very grateful. अमित जी कि आपने टाइम निकाला थोड़ा हमारे लिए. लोग कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है कर्नाटका में. आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये जो परसेप्शन बनाया जाता है वो मेरे लिए भी अच्छा है. मेरा कार्यकर्ता और कॉन्फिडेंस में न रहे, मगर हम अच्छे मार्जिन से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं. बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव. कितने मार्जिन से? अमित जी, आप हमेशा हर चुनाव में एक ऐसी बात छोड़ते हैं कि आप ऑपोजिशन को कहीं नर्वस करने का काम करते हैं. ये आपका दावा है कि आप बहुत अच्छे मार्जिन से ऑपोजिशन को पस्त करेंगे, या ये जो प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा जी को कभी प्रेज करते हैं, कभी देवेगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेज करते हैं, इससे लोग अटकलें लगा रहे हैं कि कहीं इलेक्शन के बाद कोई दोस्ती तो नहीं होने जा रही जेडीएस के साथ? देखिए, तीनों चीजों का मैं एक एक कर जवाब दूंगा. इलेक्शन के बाद जेडीएस के दोस्ती का क्वेश्चन डज नॉट अराइज. हम पूर्ण बहुमत से अच्छे मार्जिन से सरकार बनाने जा रहे हैं. किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत स्पष्ट है. दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने देवेगौड़ा जी का प्रशंसा किया, उनके अनुभव के बारे में बात करा. आप इसमें किस प्रकार की राजनीति चाहते हैं? दो पार्टियां अगर एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है तो गाली गलौच होगा क्या? किसी के बारे में अच्छी बात करना, किसी एजेड पर्सन के बारे में अच्छा बोलना, मैं नहीं मानता कोई बुरी बात है. और जहां तक तीसरी बात का सवाल है कि आपने पूछा कि मैं हमेशा बात करता हूं जिससे ऑपोजिशन नर्वस होता है, मगर मैंने हमेशा जो बात करी बाय एंड लार्ज सही निकली है. अमित शाह जी, इस दफा आप कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी को? सीटों का आकलन एकदम करना अभी भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, मगर जनता का जो ट्रेंड है, कर्नाटक की जनता का जो झुकाव है, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर स्पष्ट है. और हम हाफ वे मार्किंग से बहुत आगे निकल जाएंगे. बहुत आगे मतलब मैं कहूंगा 1, 2, 3 दिन के बाद सीट का आंकड़ा भी कहूंगा, मगर बहुत आगे निकलने जा रहे हैं. जो हंग की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत सिद्ध होने वाली है. आपने, अमित शाह जी, आपकी पार्टी ने और आपने ये 2+1 का जो चलाया, 2+1 आपने सिद्धारमैया से कहा, वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, एक से उनके बेटे जी लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपकी तरफ एक और 2+1 का काउंटर अटैक किया है. आप सिद्धारमैया जी को कोई जवाब देंगे? ये 2 रेड्डी ब्रदर्स, अगर आप करप्शन के प्लैंक पर लड़ रहे हैं चुनाव, तो ये 2 रेड्डी ब्रदर्स का जस्टिफिकेशन बीजेपी कैसे कर पाएगी? नहीं, जो 2 प्रत्याशी हमारे जिसके बारे में सिद्धारमैया जी बात करें, उन पर करप्शन का कोई आरोप नहीं है. एक बात, वो दोनों हमारे विधायक रह चुके हैं और आज कोई केस इन पर पेंडिंग नहीं है. और जहां तक चामुंडेश्वरी और बदामी का सवाल है, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि असुरक्षितता के भाव से वो वहां गए हैं. एक बार उन्होंने कहा कि मोदी जी भी वाराणसी और बड़ौदा से लड़े थे, मगर मोदी जी वाराणसी और बड़ौदा से लड़ने के कारण अलग थे. दोनों की घोषणा एक साथ करी थी. आप तो छिपा कर रखे भैया 4 दिन तक. इसका जवाब जरा कर्नाटक की जनता को दे. सीट को क्यों छिपाना पड़ा? और मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह रहा हूं, सिद्धारमैया जी दोनों जगह बहुत बड़े मार्जिन से हारने जा रहे हैं. मैं दोनों सीटों पर जाकर आया.
अमित जी, आपने अभी कहा कि रेड्डी ब्रदर्स के अगेंस्ट हमें कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो इनोसेंट हैं किस्म से, उनके पास कोई केस मैंने नहीं, ऐसा नहीं कहा, इन पर कोई केस नहीं, केस नहीं। जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। तो रॉबर्ट वाड्रा के बारे में भी आपकी पार्टी एक रुख अपनाती है, कहती है कि रॉबर्ट वाड्रा के बारे में भी आपकी पार्टी एक रुख अपनाती है, कहती है कि उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं। इसीलिए हम लोगों को कांग्रेस का जो सिस्टम है, जो भ्रष्टाचार के प्रति उनका थोड़ा टिल्ट है, इसी वास्ते हमें गांधी परिवार को भी रिजेक्ट करना चाहिए। वाड्रा जी पर बहुत सारे केस पेंडिंग है, कौन कह रहा है एक भी केस नहीं? बट दे आर अंडर आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च करिए तो तुरंत लाइन निकल आएगी। वो इन्वेस्टिगेशन में है अभी। हाँ, इन्वेस्टिगेशन पर है, यहां पर ये भी नहीं है। तो बाय एसोसिएशन, गिल्टी बाय एसोसिएशन कुछ। देखिए, आप रेड्डी ब्रदर्स शब्द उपयोग मत करिए। मैं मेरे 2 प्रत्याशियों की बात कर रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं। आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं अमित शाह जी, और आपने सिद्धारमैया जी और कांग्रेस पर कई बार डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रहार किया है। मैं आपसे पूछूं कि अगर बीजेपी की कर्नाटका की अगर फैक्ट शीट देखी जाए तो रेड्डी ब्रदर्स और श्री रामुलु के 6 सीटें हैं फैमिली और फ्रेंड्स की। करुणाकर रेड्डी के जो है सोमशेखर श्री रामुलु के अंकल, सन्ना फकीरप्पा, बेल्लारी ब्रदर्स, इन सब की भी सीटें हैं। फिर गोपाल करजोल ले लें, ये भी फैमिली से आते हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो फैमिली की पॉलिटिक्स पे आप दूसरों पर उंगली उठाएं इससे पहले ये जरूरी नहीं है कि आप अपने घर में झांक कर देख लें? जरूर झांक कर देखा है। आपका देखने का नजरिया मुझे थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वंशवाद के खिलाफ, इस देश की राजनीति में वंशवाद नहीं होना चाहिए, ये हमारा शुरुआत से, हमारी पार्टी की स्थापना से आग्रह है। और कई बार कांग्रेस इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के उदाहरण देती है। वंशवाद का मतलब क्या है? इंदिरा बहन के बाद राजीव ही अध्यक्ष बनेंगे, उनके बाद सोनिया जी बनेंगी, उनके बाद राहुल जी बनेंगे, उनके बाद जो जी आएंगे वो जी बनेंगे। इसको वंशवाद कहते हैं। मुख्यमंत्री का बेटा लड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से नहीं लड़ती, इस तरह से नहीं चलती है। कोई नेता का बेटा काम करते करते अपने मेरिट्स के आधार पर नीचे से संघर्ष कर कर आगे आता है, तो इसको वंशवाद से मत जोड़िए। तो फिर येडियुरप्पा के दूसरे बेटे की टिकट क्यों काट दी? इसलिए काटी कि येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं। इसको कहते हैं वंशवाद को रोकना। अब स्पष्ट हो गया आपके सवाल में से। वंशवाद की व्याख्या है कि भाई आप आपका सक्सेसर तय नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तय करते हैं, काम करते हैं, उसमें से जो मेरिट्स में काम करते करते पार्टी निष्ठा, मेहनत और इंटेलिजेंसिया के आधार पर जो आगे आएगा वो सक्सेसर बनेगा। वरना हम जैसे लोग तो मजदूर लोग हैं। मैं कभी वॉल पेंटिंग करने वाला कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का। अभी ये माइक सेट करा था, मैंने बोला भाई हमने जीवन में यही काम करा है, तुम रहने दो। तो ऐसे कार्यकर्ता कोई राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं ना। इतने गरीब परिवार से किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के बगैर का व्यक्ति इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री बन सकता है। और मैं आपको और स्पष्ट समझाने के लिए कहता हूं नाविका जी, अभी अभी राहुल जी देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष बने। मैं मानता हूं देश में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि सोनिया जी जब भी छोड़ेंगे अध्यक्ष कौन बनेगा। शायद आपके मन में भी नहीं होगा, सबको मालूम था राहुल जी। आप मुझे बताइए मेरे बाद कौन अध्यक्ष बनेगा? शायद कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा और आप ही बनेंगे। नहीं, मैं बनूं ये तो अलग है, अगर पार्टी दोबारा निर्णय करती है तो। मगर मेरे बाद कौन अध्यक्ष बनेगा ये बताइए। आप नहीं बता सकते। राजनाथ जी जब थे तब कोई नहीं कह सकता था कि अमित शाह अध्यक्ष बनेगा। ये अंतर है दोनों पार्टियों में। कामदार नामदार, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है,
कहा है कि हम कामदार हैं और कांग्रेस नामदार है। कांग्रेस कहती है कि आप लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया है, और जो भी इन लोगों ने यहाँ पर फार्मर्स के वेलफेयर के लिए जो भी किया है वो सिर्फ स्टेट की फंडिंग से हुआ है, सेंटर का कुछ इसमें बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं है। और उन्होंने कहा हमने कितने यहाँ पर सेवाएं की हैं, लोगों की स्कीम्स खोली हैं, दिस इज आवर कमिटमेंट टू द पीपल, हमने बहुत काम किया है। देखिए, हर चीज कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो अपनी मान्यता के अनुसार कहती है, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी ने कामदार और नामदार का एक शब्द प्रयोग कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है। मैं आपको बताता हूं, अब तक हमने 3.5 करोड़ गरीब परिवारों में गैस का सिलेंडर दे दिया है। वो महिलाओं की रसोई को धुएं से मुक्त कर दिया है। इनको ये काम नहीं लगता है। अब तक हमने 7.5 करोड़ शौचालय बना चुके हैं। उस परिवार की महिला को शर्म से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो 60 साल तक कांग्रेस नहीं कर पाई। अब तक 19,000 गांव जो कांग्रेस के शासन में 60 साल में अंधेरे में थे, वहां रोशनी दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब तक 20 करोड़ लोगों को सौभाग्य योजना से जोड़ने के लिए योजना बन चुकी है। 2022 तक देश के हर घर में हम बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर देंगे, जो कांग्रेस को काम नहीं दिखता है। 29 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोलकर देश के हर गरीब परिवार को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो कांग्रेस को काम नहीं लगता है। हमने 9 करोड़ से ज्यादा मुद्रा बैंक के लोन देकर किसी धोबी को, किसी हजाम को, किसी माली को, किसी ब्यूटी पार्लर खोलने वाली बच्ची को, किसी छोटी सी डिस्पेंसरी खोलने वाले मेडिकल MBBS हुए युवा डॉक्टर को लोन देने का काम दिया है। उनको स्वरोजगारी दी है। कांग्रेस को वो काम नहीं दिखता है, क्योंकि उनके काम के मायने अलग हैं। और अगर उनको एक काम दिखता तो हमारे तो भाग्य में ही ना आता। 60 साल से वो थे। 60 साल तक क्यों गैस बगैर के घर बच गए? 60 साल तक क्यों बिजली बगैर के गांव बच गए? 60 साल तक क्यों टॉयलेट बगैर के घर बच गए? 60 साल तक क्यों गांव में 24 घंटा बिजली नहीं पहुंची? क्योंकि उनको कभी ये काम लगा ही नहीं। हमें काम लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि हम कामदार हैं। अमित शाह जी, आपसे 2 सवाल पूछूंगी। 2 सवाल जिनमें आकलन है। एक है कि साउथ में, दक्षिण भारत में 129 सीटें हैं, 129, जिसमें से 2014 में आपको 21 प्राप्त हुई थी और इसमें से 17 कर्नाटक से आई थी। तो कर्नाटक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आज कर्नाटक की दृष्टि से और कल 2019 की दृष्टि से? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, जो भी कर्नाटक जीतता है वो अगले साल जनरल इलेक्शन नहीं जीतता। ये पिछले 2 इलेक्शन में देखा गया है। 2008 में आप जीते थे तो 2009 का चुनाव नहीं जीते। 2013 में कांग्रेस जीती थी तो वो 2014 का चुनाव नहीं जीती। ये आपका आकलन ठीक नहीं है। 67 तक कांग्रेस दोनों जगह जीती है, 1967 तक। तो ये बात सही नहीं है। और अगर ये मिथक है तो भी तोड़ने का हमें आनंद आएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम भी मानते हैं कर्नाटक दक्षिण का हमारा प्रवेश द्वार है और कर्नाटक की विजय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 21 सीटें जो हैं आपकी साउथ इंडिया में, इसको आप आगे कैसे ले जाएंगे? तमिलनाडु आपके लिए खुला नहीं, आंध्र प्रदेश में आपके चंद्रबाबू नायडू आपको छोड़ के चले गए, केरला में बहुत ज़्यादा आपका इजाफा हुआ नहीं, कर्नाटक ही एक स्टेट है जिस पे आपकी सबसे ज़्यादा नज़र टिकी हुई। देखिए, हम केरल, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक हर राज्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं और हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम कर रही है। शायद आपका स्टडी मुझे ठीक नहीं लगता है नाविका जी। किसी एक राज्य के अंदर 12% वोट बढ़ना एक कम प्रोग्रेस नहीं होता है। केरल में हमारा 12% वोट बढ़ा है। आंध्र और तेलंगाना के हर बूथ के अंदर हमारी प्रेजेंस पहुंची है।
और आंध्र के 86% बूथों में हमने बूथ कमेटी पूरी की पूरी गठित करने का काम समाप्त कर दिया है। तेलंगाना के अंदर 68% बूथों में हमारी बूथ समिति गठित हो चुकी है। और ये सारी बातें नॉर्थ ईस्ट के लिए भी कही जाती थी, ये सारी बातें आसाम के लिए भी कही जाती थी, मगर जब चुनाव आया, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की अच्छी नीतियां और भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों का जो कॉम्बो बनता है, उसने हमें प्रचंड विजय दिलाई है। मैं मणिपुर की बात करूंगा आपको, हमें 1.3% वोट मिला था, एक भी सीट नहीं थी, एक भी सीट नहीं थी मणिपुर के अंदर। चुनाव आया, हमें 37% वोट मिला, 36% वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। त्रिपुरा 1.3% वोट मिला था, एक भी सीट नहीं थी, एक ही सीट पर जमानत बचा पाए थे, डिपॉजिट हमारी सेव हुई थी एक ही सीट पर। इलेक्शन आया, 3/4 मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी ने वहां स्वीप कर। दो प्रश्न अमित जी, आपने अभी कहा कि हमने साउथ इंडिया के लिए और वहाँ के राज्यों के लिए काफ़ी काम किया है और हम उनको वेरी इंपॉर्टेंट मानते हैं। नायडू साहब जो आपके साथ थे कुछ हाल पहले तक, उन्होंने कहा कि आपने उनके स्टेट के लिए कुछ नहीं किया, आंध्रा के लिए, इसीलिए हमने साथ छोड़ना पड़ा। एक दो, केरला में आप कह रहे हैं कि आपका आंकड़ा बढ़ेगा, आप कह रहे हैं कि दूसरे साउथ राज्यों में आपके नंबर आएंगे, मगर यहाँ पर एक किस्म से आपको दूसरी पार्टियों का भी सहारा लेना पड़ेगा, मगर पार्टियां आपको छोड़ रही हैं, कोई लोग कह रहे हैं। केरला में मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 में जो एनडीए का गठबंधन था, इसमें खासी वृद्धि हुई। 2014 के बाद 14 पार्टियां नई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है, सिर्फ एक पार्टी चंद्रबाबू नायडू जी की हमसे अलग हुई है, तो उसको कम भी कर दे तो 13 पार्टियां जुड़ी हैं। नीतीश कुमार जी जुड़े हैं, मणिपुर में हमारे साथ नए साथी जुड़े, त्रिपुरा में नए साथी जुड़े, केरल में जुड़े, यूपी में नए साथी जुड़े हैं, हर जगह पे नए साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। अमित शाह जी, एक सवाल पूछूंगी, जो हर पॉलिटिकल पार्टी आपके ऊपर एक चार्ज लगाती है कि आप एक तरफ कहते हैं कि आप डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जब समय आता है इलेक्शन का, तो आप इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट कौन सी लेके जाते हैं कि सैफरन फ्लैग्स मंदिरों पे चढ़ाए नहीं जा रहे, वहाँ फ्लैग्स उड़ाने नहीं दिए जा रहे, मंदिरों की बातें शुरू हो जाती। एक मिनट, विकास और सैफरन फ्लैग के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। विकास अपनी जगह है, सैफरन फ्लैग का अस्तित्व अपनी जगह है। आप मुझे बताइए कौन सा इलेक्शन कमीशन का रूल कहता है कि मंदिर पर से भगवा ध्वज उतार देना? कौन सा इलेक्शन कमीशन का रूल कहता है? क्या करना चाहती है सिद्धरामैया सरकार? इस प्रकार से देश चलेगा क्या? चुनाव आएंगे, मंदिर पर से भगवे ध्वज उतार लेंगे आप? इस प्रकार से चुनाव नहीं चलते, माफ करना नाविका जी, और ये विकास का मुद्दे से भटकाने की बात नहीं है। हमारा एजेंडा देख लीजिए, हमने करप्शन को मुद्दा बनाया है, हमने बेंगलुरु के रुके हुए विकास को मुद्दा बनाया है, हमने किसानों की आत्महत्या को मुद्दा बनाया है, हमने सुपारी, नारियल और कॉफी के फार्मर्स को मुद्दा बनाया है, हमने पीने के फ्लोराइड वाले पीने को पानी को मुद्दा बनाया है, हमने लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाया है, हमने बेंगलुरु के ट्रैफिक को मुद्दा बनाया है। किस प्रकार से 5 साल इस राज्य में कांग्रेस की सरकार चली? 3500 किसानों ने आत्महत्या कर दी। दिन दहाड़े कोई एमएलए का बेटा आकर किसी को मारकर होटल में चला जाता है, कोई एफआईआर नहीं लेता है, कोई डीवाईएसपी को सुसाइड करना पड़ता है। हैरिस जॉर्ज और एक तीसरे भी सज्जन है, नाम मैं भूल गया उनका, ये तीनों के त्रास से पूरा बेंगलुरु त्राहिमाम है। किस प्रकार से प्रदेश को चला है, ये सारे मुद्दे हमने उठाए हैं। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने एक सरकार के नाते बेंगलुरु के विकास के लिए 2,19,000 करोड़ रुपया दिया है 14th फाइनेंस कमीशन में। नरेंद्र मोदी सरकार ने, जो सोनिया मनमोहन की सरकार थी तब 1,88,000 करोड़ था, नहीं 88,000 करोड़ ओनली था, 1,30,000 करोड़ हमने ज्यादा दिया है। और 14th फाइनेंस कमीशन के अलावे
80,000 करोड़ रुपीस की अलग अलग ग्रांट दी है। 27,000 करोड़ रुपया हमने बेंगलुरु के रोड्स के लिए दिया है, मेट्रो के लिए 1600 करोड़ रुपया दिया है, ट्रेन के लिए 2100 करोड़ रुपया दिया है, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 506 करोड़ रुपया दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के आवास के लिए हमने 280 करोड़ रुपया दिया है, 80,000 करोड़ रुपया और दिया है। 3 लाख करोड़ रुपया देने के बावजूद भी बेंगलुरु का और कर्नाटक का विकास नहीं हुआ, विकास नीचे गया है, हर पैरामीटर्स में नीचे गया है। हमने विकास का एजेंडा बरोबर सेट किया है और शायद आप जो कह रही है इससे उल्टा है। अगर मंदिर के, मैं मानता हूं मंदिर के ध्वज उतारने की जो यहां पर सूचना कलेक्टरों ने दी है वो मुस्लिम वोट के कंसोलिडेशन के लिए करी। तो आप तो उल्टा चार्ज लगा रहे हैं? हम कम्युनलाइज नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप इसी पे स्वाभाविक रूप से वो कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वो कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे आज एक तक सवाल देश में पूछना इतने चुनाव आए, कठोर से कठोर इलेक्शन कमीशन के शासन में चुनाव, कभी मंदिरों को ध्वज नहीं उतारे गए। आज सुबह सिद्धरामैया जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हमें बताया कि जब बातें आती हैं, जैसे नाविका जी कह रही थी, एंड मोमेंट पे पोलराइजेशन कर देती है भारतीय जनता पार्टी, डेवलपमेंट के बारे में बात करती, योगी आदित्यनाथ को लाती है। योगी आदित्यनाथ ने जनवरी में भैया माफ करना, योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री है, ये भाषा आपके लिए भी ठीक नहीं है। योगी के आदित्यनाथ को लाने का क्या मतलब है? किस प्रकार से आप सवाल कर रहे हो? मगर आप क्यों कैरी कर रहे हो ऐसे सवालों को? नहीं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की आबादी वाला प्रांत है, उसका लोकप्रिय चुना हुआ प्रतिनिधि है। योगी आदित्यनाथ का संवैधानिक अधिकार है देश के हर हिस्से में प्रचार करना। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूं उनका, जो उन्होंने आज ये आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उन्होंने काउ स्लॉटर के बारे में बोला कि अगर सिद्धरामैया एक असली हिंदू हैं वो बैन करने चाहिए उनको काउ स्लॉटर। तो नहीं, तो वो योगी जी की डिमांड है, इसमें कॉम्युनल क्या है? संविधान के आमुख में लिखा हुआ है गौ हत्या पर प्रतिबंध करना। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल में लिखा है। आप पढ़ लो ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद संविधान। उस वक्त तो हम कहीं नहीं थे, मेरी पार्टी भी नहीं बनी थी। अमित शाह जी, एक और सवाल है और ये सवाल दोबारा मैं आपसे पूछूंगी, ये हमने कई बार उठाए भी हैं ये सवाल, कि कांग्रेस जैसी पार्टी जब एसडीपीआई जो पॉलिटिकल फ्रंट है पीएफआई की, उससे सपोर्ट लेती है, और ये पीएफआई क्या है? ये पीएफआई एनआईए द्वारा इन्वेस्टिगेशन में एक है और एनआईए की काफ़ी चार्जशीट्स जो हमने एक्सेस की हैं उसमें बताया गया है कि पीएफआई जो है वो एक टेररिस्ट को समर्थन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप क्या समझते हैं, कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड एसडीपीआई से समर्थन लेने में साफ करना चाहिए? मैं ऐसी डिमांड नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं कांग्रेस हमेशा ऐसा करती है। मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, शायद आपके लिए आश्चर्य की बात होगी। एसडीपीआई और पीएफआई का समर्थन लेते हैं, जेडीएस को ओवैसी साहब समर्थन कर देते हैं, और उसमें आप लोगों को भी सांप्रदायिकता नहीं दिखती है। सांप्रदायिक हम ही दिखते हैं। मेरा आप लोगों से भी कंप्लेन, आप लोगों से मतलब जनरल मीडिया से कंप्लेन है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 24 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की एक ही पैटर्न से यहां पर हत्या कर दी, और 2 केस छोड़कर एक भी केस में एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है, मगर मीडिया कुछ नहीं पूछ रहा है उनको। नहीं, एक्चुअली टाइम्स नाउ ने ये काफी दफा हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं, अच्छी बात है, मैं इन जनरल मीडिया की बात कर रहा हूं। मुझे जिस प्रकार के सवालों का सामना करना पड़ रहा है, राहुल जी को नहीं करना पड़ रहा है, जबकि 24 कार्यकर्ताओं की हत्या हमारे कर दी गई और वो उनको बचाते घूमते। मगर मैं आपके टेलीविजन पर, आपके एक शो पर कहना चाहता हूं, सिद्धरामैया जी आप जितना बचाना उतना बचा लो। 16 तारीख को यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और पाताल में से भी उनको ढूंढकर हम कानून के हवाले कर देंगे, जेल की सलाखों के पीछे। तो यही सवाल लोग पूछते हैं कि पीएफआई, आपके पास सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, अगर पीएफआई के ऐसे लिंक्स हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्स हैं, तो आज तक पीएफआई बैन क्यों नहीं हुई? उनके अगेंस्ट
कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप सरकार में हैं। पीएफआई का एक्टिविटी का जो एरिया है नाविका जी, वो केरल से सटा हुआ कर्नाटक है, आपको भी मालूम है। दोनों जगह हमारी सरकार नहीं है। सरकारों से जो दरख्वास्त आई है कि केरल सरकार से आई, आधी अधूरी आई है, फैक्ट नहीं दिए हैं। उसका क्वेरी भी भेजा गया है, जवाब नहीं आ रहा है। इन्होंने तो दरखास्त ही नहीं भेजी है, चुनाव में लेकर घूम रहे हैं। अब हम फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ दे क्या? तो आप कह रहे हैं आपकी सरकार आएगी तो आप? स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम तथ्यों की जांच कर फैक्चुअल रिपोर्ट पीएफआई और एसडीपीआई को बैन करने के लिए हम भारत सरकार को भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। That's a big announcement. इसी बात पे आज सिद्धरमैया जी, जिन्होंने हमें इंटरव्यू दिया था आज सुबह, इसी जुड़ी बात है। उन्होंने कहा कि देखिए, सबका साथ सबका विकास सिर्फ कांग्रेस ही करता है। अब देखिए, लिंगायत जो कम्युनिटी थी, हमने उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया, और सेंटर और जो हो गया आपका जो सेंटर है वो उस पर बैठी हुई है। देखिए, मैं दो बातें सिद्धरामैया जी को पूछना चाहता हूं। एक तो 5 साल से उनकी सरकार थी और ये मांग 70 साल पुरानी है, 70 ईयर ओल्ड है, आज की नहीं है। आपने 4.5 साल के बाद क्यों भेजा? इसका जवाब जरा सिद्धरामैया जी कर्नाटक की जनता को दे। और दूसरा, यही मांग 2013 में जब उनकी सरकार थी केंद्र में, यूपीए की सरकार थी, तब केंद्र में पहुंची थी, केंद्र सरकार ने उसको खारिज कर दिया था जब कांग्रेस की सरकार थी। आप मान सकते हो दोनों बात सुनकर कि ही सीरियस अबाउट इट। गंभीरता अगर होती तो सरकार बनने के बाद पहला काम इन्होंने ये करना चाहिए था। तो उन्होंने क्यों किया फिर ये? उन्होंने एक कम्युनिटी के अंदर डिवाइड करने का विफल प्रयास किया है। लेकिन आप समझते हैं इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? क्योंकि लिंगायत एक वंस अगेन इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट, सुन लीजिए ना, आप चुनाव में कोई असर नहीं पड़ता है। लिंगायत, वोकोलिगा, येदियुरप्पा जी का भी स्टैंड रहा है लिंगायत पे, उन्होंने भी सिग्नेचर किया। ओबीसी, एसटी, एससी सब लोग कांग्रेस के खिलाफ है। जब डब्बा खुलेगा आप देखिएगा, 9 बत्ते 9:30 बत्ते सरकार का फैसला हो जाए। अमित शाह जी, 2 सवाल फिर आपसे पूछूंगी। एक सवाल ये कि महिलाओं को आपके यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, बहुत लो है उनकी रिप्रेजेंटेशन, टिकट्स नहीं मिलते। महिला सुरक्षा, विमेन एम्पावरमेंट की बातें बहुत होती हैं, लेकिन काम उस तरफ नहीं होता। देखिए, कोई स्पेसिफिक चीज को आप मुद्दा नहीं बना सकते नाविका जी। इस देश में पहली महिला रक्षा मंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस देश में पहली विदेश मंत्री देने का काम, महिला विदेश मंत्री देने का काम और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और सबसे ज्यादा केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अगर कोई एक सरकार पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की। इसको पावर शेयरिंग कहते हैं। और दूसरा सवाल मेरा जो हारने की टिकट है, किसी को पकड़ा देना चुनकर। और मैं अभी भी कहता हूं, आप काउंटिंग देख लेना, हमारी महिला प्रत्याशी ज्यादा जीत कर आएगी, क्योंकि हमने जीत पाए ऐसी जगह पर महिलाओं को टिकट दिया है। आज कर्नाटका कॉन्क्लेव में किसी ने ये कहा था कि 25 से कम, तीनों पार्टियां मिला के 25 से कम महिलाओं को टिकटें मिली हैं, और शायद बीजेपी में 3 या 4 को। तो मैंने इसलिए रेज किया क्योंकि ये कर्नाटका नाउ के कॉन्क्लेव में ये बात उभर कर आई थी। और दूसरा सवाल मेरा आपसे अमित शाह जी, जो राजनाथ सिंह जी ने भी 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन आप ज़्यादा नहीं देते हैं, अभी भी क्या बीजेपी एक हिंदुओं की पार्टी ही रहेगी या सबका साथ सबका विकास होगा? सबका साथ सबका विकास का पहले मैं हमारा अर्थ समझा देता हूं नाविका जी, जिससे आपके मन में कभी भी कंफ्यूजन न हो, जब तक आप पत्रकारिता करती रहें। हम 3 करोड़ 30 लाख गैस बांटते हैं, तो उसमें मुसलमान भी होता है, हिंदू भी होता है, सिख भी होता है और ईसाई भी होता है। इसमें हम कभी बंटवारा नहीं करते। 19,000 गांवों में जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाई, वहां मुसलमान को भी बिजली मिलने वाली है। हमने शौचालय बनाया तो मुसलमान के घर में भी शौचालय बना है। हमने मुद्रा बैंक के लोन दिए, मुस्लिम बच्चों को भी लोन मिला है। इसको सबका साथ सबका विकास कहते हैं।
और जहां तक टिकटों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर इवैल्यूएशन कर टिकट नहीं देती है, मगर और आपने भी ऐसा इवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए धर्म के आधार पर। बट अलग आइडेंटिटीज पे तो आप देते हैं, पिछड़े वर्ग, अति ओबीसी। देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से रिपीट करना चाहता हूं, हम धर्म के आधार पर टिकट देने का फैसला नहीं करते, और सोच समझ कर कह रहा हूं। और उसका एनालिसिस भी जर्नलिस्टों ने धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए, अगर स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए तो। एक सवाल है आपसे, जो सिद्धरमैया बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बाहर के हैं, आउटसाइडर हैं। ये आउटसाइडरों की पार्टी है, और मैं ही हूँ जो सन ऑफ सॉइल हूँ एक किस्म से। उन्होंने ये एक बड़ा आंदोलन वहाँ ग्राउंड पे शुरू कर दिया है, और लोग कह रहे हैं कि हाँ, इस बात में कुछ है। देखिए, आइवरी टावर का आंदोलन है, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हम तो देश के हैं भैया, कम से कम देश तो हमारा ये है। उन्होंने तो विदेश से लाकर रखे थे। मैं तो यहां से जन्मा हूं, यहीं का हूं और यहीं मरूंगा। पर ये हमें कैसे बाहरी कह सकते हैं? पर ये तो और ये कह रहे हैं मैं सन ऑफ सॉइल हूं। येदियुरप्पा जी कौन है? ईश्वरप्पा जी कौन है? उदासी कौन है? अनंत कुमार कौन है? जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है उसके अध्यक्ष या देश के प्रधानमंत्री कोई एक राज्य से ही आते हैं। मनमोहन सिंह कौन थे? और आप क्या वे हो जाते हो इस सारी चीजों में। ये आइवरी टावर का सवाल है, नीचे पूछ रहे हैं भैया पानी क्यों नहीं आया है, किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है, बेंगलुरु में दिन दहाड़े बच्चों को मारा क्यों जा रहा है, महिलाओं के साथ अपमानित करने के व्यवहार क्यों सवाल तो उनको ये पूछे जा रहे हैं और जवाब कुछ और दे रहे हैं। पर अमित शाह जी, एक सवाल आपने कहा कि सन ऑफ सॉइल और कौन यहाँ पैदा हुआ, पर हमारे हिंदू धर्म में, जिसकी आप कई बार व्याख्या करते हैं और आपकी पार्टी मानती है, जब ब्याह के कोई आ जाता है तो वो भी तो ससुराल का हो जाता है, वहीं का हो जाता है। तो आज तक आप सोनिया गांधी को भारत का क्यों नहीं मानते? पहले मेरी बात सुनिए, मैंने ये चुनाव में कभी मुद्दा नहीं उठाया जब तक इन्होंने नहीं उठाया। मैं उनको ये नजरिया ठीक नहीं है, मैं कहता हूं ना, मगर मैं उनको इतना पूछना चाहता हूं कि हम बाहर के राज्य के हैं वो आपको दिखाई पड़ता है, तो आपको बाहर का देश क्यों नहीं दिखाई पड़ता? उनको देखने के लिए कह रहा हूं। मैं नहीं कहता कि इसमें कोई गलत है, मैंने कहां कहा है। नीतीश कुमार ने भी बाहरी और बिहारी का वो प्रचार किया, यूपी में भी 2 लड़के का प्रचार किया था। नहीं, मगर बाहरी नहीं, यूपी में भी यूपी के 2 लड़कों का प्रचार किया था। कहीं दूरबीन लेकर दिखाई भी नहीं पड़ते 2 लड़के, हार गए। नहीं, मगर मैं आपसे वो पूछूंगा कि वो आप कह रहे थे कि हम कभी ऐसा प्रचार नहीं करते, आपने कभी नीतीश कुमार को बताया बाद में कि ये गलत था? उसी वक्त बताया था मैंने, तो माइक में बताया था। आज जैसे बता रहा हूं उसी वक्त बता दिया था, डेबिट नहीं रखा था। पर अमित शाह जी, यूपी की ही बात अगर करें तो 73, बहुत लोग कहते हैं कि 73 आपका पीक था जो 2014 में था, और बाइपोल्स गोरखपुर और फूलपुर के बाइपोल्स में आपने एक नज़ारा देखा समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ आने का। क्या आपको लगता है 2019 में ऐसा चैलेंज हो सकता है? देखिए नाविका जी, बाइपोल सरकार बनाने के लिए नहीं होते हैं। अगर एक सीट से सरकार बननी होती और गोरखपुर का चुनाव हुआ होता तो नतीजा हमारे पक्ष में आता। जनरल इलेक्शन सरकार बनाने के लिए होते हैं। देश का कौन प्रधानमंत्री बनेगा, देश किसके हाथ में देना है, उसके लिए होते हैं। स्टेट के इलेक्शन सरकार बनाने के लिए होते हैं, सरकार किसके हाथ में देनी है इसके लिए होते हैं। जब ऐसा इलेक्शन होता है तो जनता बिल्कुल अलग दृष्टि से इसको सोचती है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि 2019 में आप हमेशा चाहते हैं कि कांग्रेस आपकी प्रत्याशी रहे, ऑपोजिशन आपका कांग्रेस के साथ हो, लेकिन लोग कह रहे हैं 2019 में कांग्रेस आपका मेन ओपोनेंट नहीं होगा, रीजनल 17 तो हम वैसे ही जीत जाएंगे। 350 सीट पर हम और कांग्रेस ही आमने सामने हैं। अगर कांग्रेस ऑपोजिशन नहीं होगी तो 350 सीटें तो आपने मुझे वैसे ही दे दी। नहीं, पर रीजनल 17 अरे आप पहले मेरी बात तो सुनिए। अगर कांग्रेस ऑपोजिशन में नहीं है तो 350 सीट तो मैं वैसे ही जीत जाता हूं।
पर अगर कांग्रेस अलायंस में चली जाए रीजनल लीडर्स के साथ? देखिए, जो और तो के आधार पर मैं बात नहीं कर सकता। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं राजनेता हूं। मगर ये मेरे कर रहे किए हुए कामों के आधार पर भरोसे से कहता हूं, जिसको जो इक्वेशन करना है करे। 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इससे भी ज्यादा बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने है। अमित जी, इससे तो सिद्ध हो गया था अभी उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पे, मुख्यमंत्री के गढ़ में भी, कि अगर 2 या 3 पार्टी एक साथ आ जाती हैं तो आपको कष्ट होगा, और यही मुहिम चल रही है। ममता बनर्जी। भैया देखिए, अभी 1 साल बाकी है। गंगा, जमुना, कावेरी में, तापी में बहुत पानी बहना है, और हम भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे हैं। बहना भी चाहिए। यहाँ तो कावेरी की बात यहाँ बहुत होती है, और अटॉर्नी जनरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि अभी चुनाव में आप लोग सब व्यस्त हैं, तो कावेरी पर फैसला नहीं हुआ। नहीं, कावेरी पर फैसला वैसे ही अभी कोई पानी के बंटवारे का नहीं होना था, कोई बोर्ड बनने का मामला है। मेरा बहुत डिटेल स्टडी नहीं है, परंतु कावेरी पर फैसला जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट और स्टेक होल्डर सारे साथ में बैठकर करेंगे। आपसे थोड़ी आंकड़े की बात करनी थी। जरूर करिए। 282 सीट्स नॉर्थ और हिंदी बेल्ट में आपने 205 जीती थी 2014 में। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आपको, क्योंकि आप पीक हो गए थे काफ़ी राज्यों में, वो आपको सीटें नहीं मिलने वाली, कमी होंगी अगर होंगी तो आपको ये स्पष्ट बहुमत कहाँ से फिर मिलेगा? देखिए राहुल जी, आप 2012 से 2013 याद कर लीजिए। मीडिया का थॉट प्रोसेस क्या था मैं बताता हूं। बीजेपी मोदी जी को नेता नहीं बनाएगी, एक फर्स्ट चला। 3 महीना इसका आयुष्य रहा, 4 महीना रहा, बाद में मोदी जी नेता बन गए। बाद में 3 महीना चला कि मोदी जी नेता बनेंगे तो एनडीए टूट जाएगा। ये 3 महीना चला, बाद में खत्म हो गया। बाद में आया कि अब मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, और पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। याद होगा आपको, इसका भी 3 महीना आयुष्य रहा, काउंटिंग हो गया, पूर्ण बहुमत आ गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, सरकार भी 4 साल चल गई। अब ये चला है कि ये सैचुरेशन है, कम सीटें आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मुझे एक कारण बता दीजिए ऑपोजिशन को वोट देने का, देश की जनता को। अमित शाह जी, मैं आपको बताता हूं, और हमने फैक्ट पर जाना चाहिए। 2014 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में चुनाव आया, हम जीते, कांग्रेस गई। हरियाणा में चुनाव आया, हम जीते, कांग्रेस गई। झारखंड में चुनाव आया, हम जीते, कांग्रेस गई। कश्मीर में चुनाव आया, हम जीते, कांग्रेस गई। मणिपुर में चुनाव आया, हम जीते, कांग्रेस गई। आसाम में चुनाव आया, हम जीते, कांग्रेस गई। गुजरात में चुनाव आया, हम फिर से जीते। गोवा में चुनाव आया, हम फिर से जीते। उत्तराखंड में चुनाव आया, हम जीते, कांग्रेस गई। उत्तर प्रदेश में चुनाव आया, सपा कांग्रेस दोनों गए, हम जीत गए। उसके बाद में चुनाव आया मेघालय में, हम जीते, कांग्रेस गई। नागालैंड में फिर से कांग्रेस आ रही, और त्रिपुरा में कांग्रेस कम्युनिस्ट दोनों आ रहे, हम जीते। इसमें ये लोगों को जीतने की जगह आपको कहां दिखाई पड़ रही? मुझे ये समझ में नहीं आया। पंजाब में वो जीते, आप गए। ठीक है, देखिए पंजाब, बिहार और दिल्ली, तीनों जगह हमारा वोट बेस कम नहीं हुआ नाविका जी। सरकार जरूर हमारी नहीं बनी है, मगर तीनों जगह हमने हमारा वोट बेस बरकरार रखा है, तीनों जगह पे। कहीं पर भी 14 के चुनाव के बाद मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में हमारा वोट बेस कम नहीं हुआ है। केरल में बढ़ा, बंगाल में बढ़ा, उड़ीसा के अंदर हम नंबर 2 पार्टी बन गए, महाराष्ट्र में बढ़ा। पर अमित शाह जी, एक मेजर चेंज है जो आप 2012-2013 की बात कर रहे हैं और जो आज की बात है। तब देश निराश था, करप्शन का दौर। ओहो नाविका जी, मैं अभी 17 में चुनाव हुआ त्रिपुरा में। नहीं, मैं कह रही हूँ जो माहौल, गुजरात में चुनाव 17 में हुआ, हिमाचल के अंदर चुनाव 17 में हुआ। जनरल इलेक्शंस की, प्राइम मिनिस्टर की चुनाव की बात कर रही हूँ। 2012-13 की आपने बात की, मैं कह रही हूँ तब का एक दौर था जब देश निराश था, और निराशा से निकलने की जो स्पीचेस थी, जो प्राइम मिनिस्टर की रैलीज थी, उसमें एक रे ऑफ होप, एक नरेंद्र मोदी निकल कर आए, और उनकी रैलीज में बहुत रिस्पांस मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो रे ऑफ होप मोदी जी बनकर निकले। अब मोदी जी, अब वो फ्रेश फेस नहीं है जो ऑल्टरनेटिव बन के निकले। अब मोदी जी के पीछे 4 साल का कार्यकाल है। क्या वो कार्यकाल एंटी इनकम्बेंसी नहीं लाता? हम इसी के आधार पर जीत कर आएंगे।
4 साल के कार्यकाल के आधार पर ही जीत कर आएंगे। नाविका जी, मैं बताता हूं, हमने 3.5 करोड़ घरों में गैस पहुंचा है, हमने 1 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई है, हमने 7 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया है, हमने इंद्रधनुष योजना के तहत करोड़ों बच्चों का टीकाकरण किया है, 9 करोड़ युवाओं को मुद्रा बैंक से लोन देकर रोजगारी दी है, हमने करीब करीब 22 करोड़ परिवारों को टच किया है। नाविका जी, मगर 22 करोड़ फैमिलीज। मगर अमित जी, अगर आप राहुल गांधी की बात सुने, वो कहता है इस दरमियान गब्बर सिंह टैक्स भी लागू हुआ, वो जैसे कहते हैं, वो कहते हैं कि इस दरमियान में डीमो भी नहीं, एक सेकंड शिवशंकर जी, आपका राहुल जी से अपेक्षा क्या है? वो मेरे वखान करेंगे क्या? वो अपोजिशन के नेता है, उनको यही बोलना है। नहीं, मगर उसका भारी तो पड़ा आपको है? गुजरात में वो कहते हैं बहुत भारी पड़ा। जरा भी भारी नहीं पड़ा। गुजरात में 50% वोट आए, अब तक से सबसे ज्यादा वोट आए। लोग कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने वहां पर अग्रेसिवली प्रचार ना किया होता, मगर क्यों ना करे, तो आपकी क्यों ना करे? हमारे पास लोगों को पसंद आए ऐसा प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री क्यों प्रचार नहीं करे? मुझे तो बताइए। वही कर्नाटका में हुआ, प्रचार करना ही चाहिए प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी का। 28 दिनों का प्रवास किया, यहाँ 28 जिलों का दौरा किया, 21,255 किलोमीटर की यात्रा की, यहाँ पर 7 रोड शो और 53 जनसभाएं की। यहाँ पर आपने तटीय कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक, मध्य कर्नाटक, पुराने मैसूर, सब एरिया को आपने बूथ लेवल तक आपने संपर्क किया। और प्रधानमंत्री जी जो 15 करने वाले थे रैलीज, वो अब 21 रैलीज करने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी, ये ऑपोजिशन का कहना है कि ये रैलियां बढ़ाई गई हैं क्योंकि आप दुविधा में हैं, क्योंकि आपको नाविका जी, एक बात समझ लीजिए। पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का अंतर समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन की लेगेसी को एंजॉय करी 67 तक। इनको परिश्रम करने की आदत नहीं है, इसलिए नामदार कहा जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी, पहले जनसंघ बना, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। हमारी आइडियोलॉजी को लेकर जन जन तक जाना हमारा स्वभाव है, और मैं मानता हूं डेमोक्रेसी में हमारा दायित्व भी है, हमारी फर्ज भी है। और लोकतंत्र में चुनाव, ये लोकतंत्र का महोत्सव होता है, लोगों के साथ संपर्क करने का मौका होता है। सरकार ने जो करा है वो बताने का एक समय होता है, और जनता की जो अपेक्षा है उसको सुनने का समय होता है। अगर जनसंपर्क को कोई डर में परिवर्तित करता है तो मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी की व्याख्या को नहीं समझे। नहीं, मगर लोक संपर्क को डर में नहीं करना चाहिए। हर पार्टी ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर राजनेता ने लोगों के सामने जाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको लोग सुनना चाहते हैं। उनको आदत पड़ी है मनमोहन की, जिनकी सभाएं नहीं होती थी। अब मैं क्या कर सकता हूं उसमें? हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो भीड़ जुटाता है। तो पहले लोग उनको सुनना आते हैं, लोगों को उनको सुनना अच्छा लगता है। और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता है, वरिष्ठ नेता है, क्यों ना जाए मेरी पार्टी का प्रचार करने के लिए? कोई कारण तो बताए मुझे। नहीं, तो पहले 21 रैलीज की फिर आपने अनाउंसमेंट कर देनी थी। सडनली उन्होंने एक दिन बाद, देखिए अभी भी 21 में से 18 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है भाई। ये मेरी पार्टी तय करेगी, आप कैसे तय करोगे? ये तो बहुत बड़ा आपने खुलासा किया। नहीं हो सकती है कह रहा हूं मैं आपको, ये तो हम तय करेंगे ना प्रधानमंत्री जी को कहां जाना है, किस प्रत्याशी के डिमांड है, किस जिले के डिमांड आती है, इसमें क्या बड़ी बात है जी? अमित शाह जी, एक तरफ आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर एचडी देवेगौड़ा की तारीफ करते हैं तो पॉलिटिक्स में एक दूसरे की तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बुजुर्ग आदमी की करनी चाहिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनके आसपास के लोग आपकी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि उनके प्लेन का साबोटाज कर दिया, उनके प्लेन का साबोटाज हुआ। ये भी आप पर आरोप लगे थे कि प्लेन का सैबोटेज? हाँ, प्लेन में सैबोटाज हुआ, वो जो उनकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। अभी ऐसा है, राहुल जी ममता जी के साथ बहुत रहते हैं, इसलिए इस प्रकार के विचार आते हैं उनको। तो आप इस आरोप को सीरियसली नहीं लेंगे? आपने सीरियस लिया है क्या? मैं तो मैं पॉलिटिकल लीडर अगर कुछ कहता है, पीएम ने उन्हें फोन भी किया था, ऐसी भी खबरें आई थी। ठीक है, आप कर सकती हो, मगर देश की जनता गंभीरता से नहीं लेती है इसको। पर ऐसे आरोप क्या आप समझते हैं? कुछ नहीं होता है, ऐसे आरोपों का कोई जवाब होता है क्या? आज इस इंटरव्यू में सिद्धरामैया जी ने यह भी कहा था कि आप कहते हैं कि ठीक है, हम लोगों को
अपने जो अपोनेंट्स हैं उनके बारे में गलत नहीं कहना चाहिए, मगर वो कह रहे थे कि मुझे उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने सीधा रुपया बुलाया, और ये एक किस्म से जिसको नहीं, कहते उनके हैं, लिए नहीं कहा है, करप्शन के लिए कहा है। नहीं मगर ऑब्वियस इंटरप्रिटेशन वो इंटरप्रिटेशन वो अपने आप कर लेते हैं क्योंकि ऑब्वियस है, आज करप्शन उनके साथ ऑब्वियसली जुड़ गया है। आज उनके स्पोक्स पर्सन भी थे, उन्होंने कहा था कि ये जानबूझ के कहा गया, क्योंकि सीधा रुपया वैसे भी बाहर का वर्ड है, नॉर्थ इंडिया का वर्ड है सीधा रुपया, यहाँ पर कोई समझता नहीं है, तो इसीलिए ये सिर्फ आलोचना करने के लिए कहा गया। नहीं नहीं, देखिए समझता नहीं है ऐसा नहीं है, इनका ट्रांसलेशन भी होता है, सब समझते हैं। सिद्धरामैया ऐसा न माने इसको कोई समझा नहीं है, कर्नाटक की जनता समझ चुकी है कि सीधा रुपया क्या है। मगर मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि कोई मुख्यमंत्री अपनी कलाई पर 40 लाख रुपए का घड़ी पहनकर निकले और जब तब कि वो समाजवादी हो, तो ऐसे सवाल तो बनते हैं भैया। और मैं 3 महीने से चिल्ला चिल्ला कर पूछता हूं, सिद्धरामैया जी बताइए ये घड़ी किसने दिया, क्यों दिया, किस काम के बदले में दिया, जवाब ही नहीं देते। तो फिर सुनना तो पड़ेगा भैया। ये हॉल में किसी के भी हाथ में 40 लाख रुपए का घड़ी है, जरा हाथ ऊपर करिए तो भाई, है किसी के पास? आप दोनों के हाथ में है क्या? ना, हाथ खड़ा कर लीजिए, हो तो करे ना, किसी के पास नहीं है भाई, ये सरल बात नहीं है। नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि क्योंकि आई थिंक प्रधानमंत्री ने बात छेड़ी थी कि राहुल गांधी बड़े महंगे कपड़े पहनते हैं और ये सब, तो उस तरफ से जवाब आया कि प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत एक्सपेंसिव क्लोथिंग। प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी महंगे कपड़े पहनते हैं ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा हम कपड़े भी पहनते हैं तो वो ऐतराज करते हैं। आपने ठीक से नहीं सुना उनको। अमित शाह जी फिर सवाल पूछूंगी एक बार कर्नाटक के चुनाव का। ये चुनाव आप क्या समझते हैं, फिर कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, इन चीजों पर होगा या ये फिर एजेंडा रहेगा डेवलपमेंट का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक पोल ए नाते देश की राजनीति में उदय होने के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, सारे चुनाव पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के दिशा में गए हैं, और मैं आशा करता हूं ये चुनाव भी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब हमारे पास से परफॉर्मेंस की आशा और 5 साल के कांग्रेस के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन, इसके आधार पर जाएगा। और इसमें निश्चित रूप से विजय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली, येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी। और आप इस जिंक्स को नहीं मानते कि जो कर्नाटक जीतता है वो अगला जनरल इलेक्शन नहीं जीतता? ऐसा नहीं हुआ है नाविका जी, मैंने कहा ना 67 तक दोनों जगह कांग्रेस जीती थी। रिसेंट टाइम ऐसा क्या होता है? 2009 और तो नया टाइम 2014 अब शुरू हो जाएगा, मैं आपसे नया राउंड शुरू हाँ, करेंगे नया आप? टाइम अब से शुरू होगा 50 साल तक का। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अमित जी, आप एक सवाल का सीधा जवाब दें। मैं हर सवाल का सीधा देता हूं। तो मैं आपसे पूछूंगा फिर, अगर हंग हाउस होता है, क्वेश्चन डज नॉट अराइज, पूछे मत। नहीं, हंग हाउस होने ही नहीं जा रहा है। एक पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार जो 4 से 5 साल चलेगी, ऐसी बनने तो जा रही है। 15 तारीख इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे, हम दोबारा आपसे बात करें। हर बार कह रही है आप, कभी भी नहीं पूछती है, हर बार चैलेंज लगाती है और पूछती नहीं है क्योंकि मैं जीत जाता हूं। 15 मई को सर अगर हंग हाउस हुआ तो आप हमें इंटरव्यू कोई सवाल ही नहीं है हंग हाउस होने का। अगर हमसे नहीं बात करेंगे, आप देवेगौड़ा से बात करेंगे फिर। देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपको अगर मगर हो सकता है, मुझे इसलिए नहीं हो सकता है, मैं 41,000 किलोमीटर कर्नाटक में घूम कर आ रहा हूं। चलिए इस बात पे, और शाम को कपड़े धोते तो 1 किलो धूल कपड़े पर से निकलती है जी। इसका मतलब रोड नहीं बने? हम नीचे देखते हैं, नहीं रोड के कारण नहीं, अलग अलग प्रकार के लोगों को मिलने का काम। हम नीचे से, मैं जिस प्रकार का वेव देख रहा हूं, ये वेव नहीं है नाविका जी, सुनामी है। आप मेरी बात याद रखना, पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और मजबूत सरकार बनने जा रही है। View from the ground, 15th of May will be your destination on Times Now. The BJP is in a winning position. That's the view from the ground, according to Amit Shah ji. Thank you very much. Thank you, Thank Amit Shah you, ji. thank Thank you. you very धन्यवाद। much for joining us on Karnataka Now Conference. धन्यवाद। Thank you.
Touch.